हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज़ हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। कैसे हैं आप सब? आशा ही नहीं है, फिर तो विश्वास है कि अच्छे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता देना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के आपको फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी इसी चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। तो अभी ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। साथ ही में हमारा टेलीग्राम चैनल और हमारा एप्लीकेशन पीजी पॉइंट के नाम से है, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। पीजी पॉइंट के नाम से है, टेलीग्राम चैनल पीजी पॉइंट के नाम से है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। और पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, आप हमें वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि एक मॉडल पेपर हर एक सब्जेक्ट का तो मैं आपको सॉल्व करा दूंगी, लेकिन हर एक सब्जेक्ट के अगर आपको 5 मॉडल पेपर चाहिए खुद से सॉल्व करने के लिए, जिससे आप स्कोर बेहतर कर पाएँ अपने एग्जाम में, तो उसके लिए आपको एक काम करना होगा। क्या करना होगा? पीजी पॉइंट ऐप अपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना होगा। वहाँ से आपको ई नोट्स के सेक्शन में जाना होगा। ई नोट्स के सेक्शन में जाने के बाद में आपको पेड का ऑप्शन मिलेगा, मात्र 25 रुपये में आप ले सकते हैं। ठीक, ये थी एक छोटी सी जानकारी। अब हम आपसे शुरू करेंगे आज का आपका मॉडल पेपर 1। हूबहू इसी तरीके से आपको पेपर देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी आप एक बार कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस पढ़ के ही पेपर देंगे। ठीक है, क्या कहा मैंने? पूरे इंस्ट्रक्शंस पढ़ के ही पेपर देंगे। ठीक है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में अगर कोई चेंजमेंट हो जाता है तो वो हम आपको नहीं बता सकते हैं। और हम आपको एक बात और भी बताना चाहेंगे, जब भी आप पीडीएफ ले लें, अगर पीडीएफ के रिगार्डिंग कोई एक इशू भी आ रहा है छोटा सा भी, तो आप हमें पीजी पॉइंट ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी है हमारी, है वहाँ पर सूचित कर सकते हैं, या pgpoint100@gmail.com पे आप हमें मेल करते हैं। 24 घंटे के अंदर टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। ठीक है, ये थी एक छोटी सी जानकारी। अब आइए शुरू करेंगे आज का आपका मॉडल पेपर, जिसमें मैं आपको बता दूं कि 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। इसमें आपको 3 सेक्शन दिए जाएंगे। सेक्शन ए में आपको सभी क्वेश्चंस करने होंगे, सेक्शन बी में आपको कोई एक क्वेश्चन करना होगा, और सेक्शन सी में से भी कोई आपको एक क्वेश्चन करना होगा। अब अगर हम बात करें सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए में लगभग आपके 9 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर होंगे। ठीक है, और इन 9 शॉर्ट क्वेश्चन में से आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको सारे ही क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन गिवन होंगे आपको सारे ही क्वेश्चन करने होंगे। उसके बाद में सेक्शन बी में आपको एक लॉन्ग आंसर करना होगा, सेक्शन सी में भी आपको एक लॉन्ग आंसर करना होगा। अब मैम हमारे पास 2 घंटे का समय है, एक बार ये भी बता दीजिए समय किस प्रकार डिवाइड करें। हमने कहा सेक्शन ए को आप पूरा 1 घंटा दीजिएगा, सेक्शन बी को आप पूरा 25 मिनट दीजिएगा, सेक्शन सी को भी आप पूरा 25 मिनट दीजिएगा। अंत कितने हो गए? ये 1 घंटे 50 मिनट कुल हो गए। अंत में आपके पास कितना समय बचा? 10 मिनट। 10 मिनट में आपको ये चेक कर लेना है कि कहीं कोई क्वेश्चन मेरा गलती से कॉपी पे छूटा तो नहीं जो हम ना लिख पाए हों, या अगर आपने कोई हेडिंग्स के नीचे अंडरलाइन वगैरह नहीं किया तो आप एक बार उसको चेकआउट करेंगे, और उसके बाद में हाईलाइट करेंगे चीज़ों को। जैसे मान लीजिए कहीं पर आपने लिखा, तो उसमें मान लो अनिवार्य को हाईलाइट करना है, तो वो ब्लू पेन से आपने लिख दिया तो उसके नीचे ब्लैक पेन ऐसे चला दीजिए ना। इस तरीके से आप चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हो। आइए शुरू करेंगे। आपका सेक्शन है, और सेक्शन ए का आपका पहला क्वेश्चन देखिए, मैं आपको बता दूं 5 नंबर का आएगा, यानी कि 9 क्वेश्चन 5 नंबर के होंगे, यानी कि आपके 45 अंक यहाँ से आपको प्राप्त होंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि प्रयोगात्मक विधि से आप क्या समझते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वप्रथम जो प्रयोगात्मक विधि थी वो यूज किसने की थी, प्रयोग में कौन लाया था। तो सर्वप्रथम प्रयोगात्मक विधि का जो प्रयोग किया था वो किसने किया था, तो मैं आपको बता दूं, जो बच्चे नहीं जानते हैं चीज़ों को वो लिखते हुए चलेंगे मेन पॉइंट को, वो वुंट ने किया था। वुंट ने कब किया था मैम? तो 1879 में किया था, है ना। तो मेन की फैक्ट्स आप याद रखिएगा, है ना। ये जो विधि है आपकी, ये मनोविज्ञान की यानी कि साइकोलॉजी की सबसे यूजफुल और सबसे इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, क्यों मैम? हमने कहा देखो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि प्रयोगात्मक विधि किस पर आधारित होती है मैम? प्रयोगात्मक विधि करके सीखने पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? करके सीखने पर आधारित होती है। इसमें कौन सक्रिय रहता है, शिक्षक या बच्चा? मैम इसमें बच्चा एक्टिव रहता है। बच्चा क्या रहता है? एक्टिव। अच्छा कैसे मैम? हमने कहा एक बात बताओ, हमने कहा आपकी जब लैब ले जाया जाता था आपको, तो आप एक्टिव रहते थे? नहीं, कोई एक्सपेरिमेंट खुद से करते थे, तो यानी कि एज ए स्टूडेंट आप एक्टिव रहते थे। खुद से जब कोई चीज़ आप करके सीखते थे तो आप जल्दी सीख रहे हो उस चीज़ को, है ना, आसानी के साथ में। तो इस विधि के माध्यम से विभिन्न शैक्षिक समस्याओं का हम अध्ययन एक नियंत्रित वातावरण में करते हैं, और उसको एक
चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझने की एक सही दिशा हमको इस विधि से मिलती है। ठीक है, और ये जो विधि होती है, अगर हम इसके गुण की बात करें तो ये एक वैज्ञानिक विधि होती है। कैसी, ये आप लिख सकते हैं अपने आंसर में। ये विधि कैसी होती है? जो आपकी प्रयोगात्मक विधि होती है, ये आपकी एक वैज्ञानिक विधि होती है। इसके लिए आपको एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट यानी कि नियंत्रित वातावरण चाहिए। भैया साइंस की लैब में आप कब जाओगे? जब आपको वहाँ पे इक्विपमेंट्स मिलेंगे, है ना। उसके बाद में भाई आप कोई एक्सपेरिमेंट करोगे, अगर वो प्रूफ हो गया तो इसका मतलब कि हमारे पास उस चीज़ का क्या है, प्रमाणीकरण भी हो जाता है ना, सर्टिफिकेशन हो जाता है। इस प्रकार से आप इस विधि को अपने आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, प्रयोगात्मक विधि, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आपको बता दिए हैं। वुंट ने दी थी सबसे पहले 1879 में दी थी, है ना। ये एक वैज्ञानिक विधि होती है और इसमें बच्चा एक्टिव होता है, करके सीखता है ना। एक प्रकार से इसमें नियंत्रित वातावरण की आवश्यकता होती है। इसमें बच्चा जब करके सीखता है तो उससे एक तरीके से प्रमाणीकरण भी हो जाता है। तो इस तरीके की बातें हमने आपको बता दी। एक शॉर्ट आंसर लिखने के लिए इतनी पॉइंट्स काफ़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है तो देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका निर्धारित कीजिए, है ना। अधिगम में किसकी भूमिका निर्धारित करना है? तो पहली बात तो आप यहाँ पर अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका निर्धारित करने के लिए कह रहा है, तो आप अधिगम के बारे में नहीं लिखना है। यहाँ पर आपको अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन का क्या रोल होता है लर्निंग में। जैसे मान लो आप इतने दिनों से नहीं पढ़ रहे थे, है ना, कहीं कोई लगाए कोई कहीं लगाए, अब पेपर आए तो आपको पढ़ने का अपने आप मोटिवेशन आया ना। तो लर्निंग में, अधिगम में अभिप्रेरणा की क्या भूमिका होती है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो ये आपको समझना है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम लर्निंग में मोटिवेशन के रोल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि मोटिवेशन क्या होता है, अभिप्रेरणा क्या होती है। देखो, अभिप्रेरणा का जो अंग्रेजी रूपांतरण है वो क्या होता है, मोटिवेशन। ठीक है, इसका जो ये शब्द है ये लैटिन भाषा के मोटम शब्द से मिलकर के बना है। किससे? MOTUM, मोटम शब्द से मिलकर के बना हुआ है। और जिसका तात्पर्य यानी कि इसका मतलब क्या होता है, मूव, मोटर, अर्थात गति से लगाया जाता है ना। तो कहने का आशय ये है कि जब भी एक बच्चा अपने लर्निंग प्रोसेस से गुजर रहा होता है तो कहीं ना कहीं उसके अधिगम के दौरान उसको बहुत से समय में लूप एंड फॉल्स उसके सामने आते हैं। कभी कभी बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है, पढ़ाई करते करते हताश हो जाता है, निराश हो जाता है ना। उसको अपने जब एक तरीके की कोई भी अचीवमेंट नहीं मिल रही होती तो वो एकदम डिमोटिवेट हो जाता है। उस समय उसको अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है। व्यवहार को सक्रिय रूप से निर्देशित करने के लिए जिन कारकों की आवश्यकता होती है उनको हम अधिगम में अभिप्रेरणा के कारक कहते हैं। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर उदाहरण स्वरूप भी अपनी एक विशेष प्रकार से बातों को प्रस्तुत कर सकते हैं कि दिन प्रतिदिन के जीवन में हम कोई कार्य करते हैं, है ना। अब प्रश्न ये उठता है कि हम ये कार्य क्यों करते हैं? शायद इसलिए क्योंकि इसके पीछे कोई ना कोई अभिप्रेरणा होती है। भाई आप हमसे ऐसे समझो एग्जाम्पल में कि आप हमसे PG पॉइंट चैनल में सर्च किया होगा, आपने कहीं ना कहीं ये चैनल मिला होगा, है ना। और आप यहाँ तक आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अब तक कर ही चुके होंगे, वीडियो को लाइक वाइक कर चुके होंगे। तो आप ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब इस आंसर को, इस वीडियो को क्यों देख रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपके अंदर मोटिवेशन है लर्निंग का। किस चीज़ का मोटिवेशन है? लर्निंग का। क्यों मैम? क्योंकि जब आप इस चीज़ को सीखेंगे तभी तो आप एग्जाम में लिख करके आएंगे, तभी तो आपको मार्क्स मिलेंगे, आप जॉब ले पाओगे, है ना। तो अल्टीमेटली आपके पास मोटिवेशन है ना चीज़ों को सीखने का, इसी वजह से तो आप यहाँ हैं। तो अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका का इस तरीके से आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि बुद्धि के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले इन्होंने बुद्धि के स्वरूप की बात की है, उसके बाद में इन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व के प्रकारों को उल्लेखित करिए। तो यहाँ पे 2 चीज़ें पूछी गई। तो अब सबसे पहले आपसे जो पूछा गया है आप वही लिखेंगे। क्या पूछा गया है? सबसे पहले बुद्धि के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। तो अब बुद्धि के स्वरूप की व्याख्या करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बुद्धि क्या होती है ना। तो सबको पता है भैया बुद्धि का मतलब क्या होता है। यहाँ पर बुद्धि का अंग्रेजी रूपांतरण क्या होता है? इंटेलिजेंस। क्या होता है भैया?
इंटेलिजेंस, याद रखिएगा। देखिए, जिन बच्चों ने ये क्लासेस नहीं लिए उनको मैं बता दूं, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य CSGMU बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर अभी तक आपने वो क्लासेस शुरू की बुक्स वाली नहीं देखी है तो देख लीजिएगा जाकर के एक बार, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि बुद्धि का स्वरूप क्या है। देखो, मनोविज्ञान की उत्पत्ति से लेकर आज तक बुद्धि का स्वरूप निश्चित नहीं हो पाया कि हम आप मतलब कोई डेफिनेट नहीं है कि हमने आपको बता दिया कि हाँ ये बुद्धि है, बस आपने याद कर लिया, आपने लिख लिया। बुद्धि अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ पाए आज तक, है ना। समय समय पर क्या हुआ कि विद्वान जो थे उनका मत बदलता गया, वैसे ही वैसे बुद्धि की परिभाषाएं भी बदलती गई। अरे जिस प्रकार से पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया अरस्तू ने, फिर उसको मन और मस्तिष्क का विज्ञान पंपोलॉजी ने बता दिया, फिर उसके बाद में उसको बताया गया चेतना का विज्ञान है, फिर बताया गया व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान को इस तरीके से डिफाइन किया गया। वैसे ही बुद्धि को लेकर भी कोई डेफिनेट डेफिनेशन नहीं है। समय समय पर बहुत सी परिभाषाएं विद्वानों के द्वारा प्रस्तुत की जाती नहीं और इसके एक पक्ष या विशेषताओं से संबंधित थी, लेकिन बुद्धि का स्वरूप क्या है इसका वर्णन हम नहीं कर पाए। लेकिन जिस आधार पर हमने बुद्धि के स्वरूप को डिफाइन किया, वो आधार क्या था ये हम आपको बता देंगे। सबसे पहले सीखने की योग्यता के आधार, बुद्धि का स्वरूप जो था वो सीखने की योग्यता पर आधारित था। यानी कि हम चीज़ों को कैसे सीख रहे हैं। आप बच्चों को पढ़ाइए कभी भी, कोई बच्चा उसी चीज़ को एक बार में सीख जाता है, कोई बच्चा उसी गणित के सवाल को 3 बार में नहीं सीख पाता है। तो सीखने की योग्यता पर निर्भर करता है बुद्धि का स्वरूप। साथ में समस्या समाधान की योग्यता पर। अब जैसे मान लीजिए हमने किसी के सामने कोई कंडीशन रखी, हमने कहा कि अगर मान लीजिए आप स्कूल जा रहे हो, ठीक है, और आपके सामने जो है काला कुत्ता आ जाए आपकी बाइक के नीचे, इस तरीके से हमने आपके सामने कंडीशन रख दी, ठीक। और फिर हम आपसे पूछ रहे हैं तो कौन समस्या का समाधान बहुत अच्छे तरीके से करेगा, इस पर निर्भर करता है क्या, हमारे बुद्धि का स्वरूप। साथ में हमारे अमूर्त चिंतन की योग्यता। मैम अमूर्त चिंतन क्या होता है? हमने कहा देखो, एक होता है मूर्त और एक होता है अमूर्त। अमूर्त का मतलब जो चीज़ें हमारे सामने नहीं है उनका हम चिंतन किस प्रकार से कर पा रहे हैं, उनकी हम इमेजिनेशन किस प्रकार से कर पा रहे हैं, इन सब पर डिपेंड करता है क्या आपका भैया बुद्धि का स्वरूप। और साथ में पर्यावरण से सामंजस्य की योग्यता। किससे भैया? पर्यावरण से सामंजस्य की योग्यता पर निर्भर करता है आपका क्या, बुद्धि का स्वरूप निर्भर करता है। ये बात आपको, ये 3-4 पॉइंट जो हमने बताए हैं इनको ध्यान में रखना होगा और इस तरीके से आप अपने आंसर को चाहे तो हेडिंग बना करके, चाहे तो जैसे वैसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में इन्होंने कहा था कि व्यक्तित्व के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। देखो, व्यक्तित्व जो होता है वो किशोरावस्था में अलग होता है। देखो आप यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं इसको कि बाल्यावस्था में, है ना, उसके बाद में किशोरावस्था में, ठीक, उसके बाद में प्रौढ़ावस्था में, ठीक, उसके और आप लिख सकते हैं भैया गर्भकालीन अवस्था में, ठीक, और शैशवावस्था में। तो इन सब में व्यक्तित्व जो होता है उसका विकास अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से होता है। अब बात अगर करें हम व्यक्तित्व के प्रकार की या आयाम की, तो ऊर्ध्वाधर, प्रगतिबोधक और अनुप्रस्थ 3 प्रकार के ये आयाम उल्लेखित किए जाते हैं व्यक्तित्व की अगर हम बात करें, पर्सनैलिटी की अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी जो है वो आपका क्या कह रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है। क्वेश्चन पूछा गया है कि मानसिक, देखिए अगर आपने हमारी क्लासेस नहीं देखी है तो हम आपसे अभी भी रिकमेंड करेंगे कि आप एक बार हमारी क्लासेस जरूर देख लीजिएगा। वहाँ से आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर एकदम हलवा लगने लगेंगे, क्योंकि ये सब बुक से पूछे गए क्वेश्चन हैं और बुक में ही हमने आपको पूरी पढ़ाई हुई है। तो वहाँ पर आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, हाँ ये क्वेश्चन हम कैसे करें, आपको इनका सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात, क्वेश्चन कहता है कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है तथा मानसिक स्वच्छता के 2 उद्देश्य लिखिए। तो सबसे पहले अगर हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करें, तो शारीरिक स्वास्थ्य में मानसिक स्वास्थ्य का अत्यंत निकट संबंध होता है। जो आपका शारीरिक स्वास्थ्य है और जो आपका मानसिक, कहते नहीं है कि हम फिजिकली तो एकदम ठीक है बट मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हूँ, है ना। जैसे किसी को डिप्रेशन हो जाना, ये सब क्या मेंटल हेल्थ इशू हो जाते हैं ना। बहुत लोग आपको फिट एंड फाइन दिखेंगे, एकदम बाहर से अच्छे दिखेंगे, लेकिन उनको मेंटली स्ट्रेस रहता है। लेकिन अगर आपका मेंटल स्ट्रेस है तो कहीं ना कहीं आप फिजिकली भी अच्छे से नहीं रह पाओगे, है ना। तो शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति पहला सुख निरोगी काया। क्या कहा गया है? पहला सुख निरोगी काया। मतलब ये कहावत कही गई है। कभी बूढ़े बुजुर्गों से आप अपने घर में दादी अम्मा बाबा जी से पूछिएगा, कहा क्या गया है?
पहला सुख रुपया। आप लोग सोचते होगे कि जॉब मिल जाना ही पहला सुख है, नहीं। आप लोग सोचते होगे कि हमारे पास पैसे आना ही हमारा पहला सुख है, नहीं। पहला सुख कहा गया है निरोगी काया। किसको कहा गया है? पहला सुख निरोगी काया को कहा गया है। ये आप इसमें लिख सकते हैं। कैसे? इसका मतलब होता है कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही उसकी सारी धन संपत्ति है। मानसिक स्वास्थ्य का संबंध मनुष्य की मनोदशाओं से होता है ना। मन में आदमी मन से खुश है या नाखुश है, तो ये डिपेंड करता है कि वो मेंटली हेल्दी है या नहीं। अगर वो मन में बहुत दुखी है, मान लो उसको टॉर्चर किया जा रहा है, उसको जैसे एक लोग होते हैं ना, सबके घर में बहुत प्यार दिखता है लोगों का, अरे हाँ इनके घर में सब कुछ बहुत अच्छा है, बट वहाँ के बच्चे हो गए या बहू हो गई या बेटे हो गए, उनको ना बोल बोल के सुनाया जाता है कि अब 30 साल के हो गए, अभी तक नौकरी ही नहीं लग पाई, करोगे क्या जीवन में। तो इससे क्या होता है, वो बातें जब बच्चा बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाता है, तो वहाँ से डिस्टर्बेंस पैदा होती है और ये सीधे इम्पैक्ट डालती है आपके मानसिक स्वास्थ्य पर। और मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत ही प्राचीन अवधारणा है। उस समय पे इसका अर्थ होता था मानसिक रोगों की अनुपस्थिति से लिया जाता था, है ना। लेकिन व्यक्ति के जीवन और विभिन्न परिस्थितियों में प्रभावपूर्ण समायोजन है या नहीं है, ये मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। अब मानसिक स्वच्छता के 2 उद्देश्य लिखे कहा गया है ना। तो सबसे पहले देखो 2 उद्देश्य क्या, हम आपको 4 उद्देश्य बता दे रहे हैं, आप सुनते रहिएगा और स्मरण करते रहिएगा। देखिए, पहला उद्देश्य तो यही है कि व्यक्ति का संतुलित तथा सर्वांगीण विकास करना। मानसिक स्वच्छता के 2 उद्देश्य क्या हैं? तो पहला उद्देश्य तो यही है कि व्यक्ति का संतुलित मतलब बैलेंस्ड, संतुलित और क्या भैया, सर्वांगीण विकास करना। कैसा? सर्वांगीण विकास करना। दूसरा, व्यक्ति को अपनी मौलिक आवश्यकताएं मतलब मैम, हमने कहा भैया आपकी बेसिक नीड क्या है? मैम खाना टाइमली मिलना चाहिए, पहनने के लिए वस्त्र होने चाहिए और रहने के लिए मकान होना चाहिए। हमने कहा बस यही आपकी मौलिक आवश्यकताएं हैं। तो व्यक्ति को उनकी मौलिक आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा मकान की पूर्ति के लिए कुशलता, दक्षता तथा योग्यता प्रदान करना। और मैम बताइए मानसिक स्वास्थ्य के उद्देश्य के बारे में। हमने कहा और है कि व्यक्ति के मूल प्रवृत्ति, संवेगों और अन्य जन्मजात शक्तियों पर नियंत्रण एवं संतुलन रखने की क्षमता प्रदान करना। साथ में व्यक्ति को सामाजिक बनाना और उसे सामाजिक नियम हो गए, रीति रिवाज हो गए, आदर्श से परिचित कराना। मतलब अब भाई बच्चा है ना, बच्चे को तो इन सब चीज़ों से हम ही अवेयर करवाएंगे ना, हम और आप मिलके ही अवेयर करवाएंगे ना कि अपन लोगों का कल्चर क्या है ना, कैसे रहना है, लोगों के प्रति कैसा भाव होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का विकास आपका मानसिक स्वच्छता के अंतर्गत ही आ जाएगा। इस तरीके से हमने आपको अल्टीमेट तरीके से कंप्लीट करवा दिया है आपका क्वेश्चन नंबर डी भी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर ई की, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर ई आपका देखिए क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर ई कराने से पहले हम चाहेंगे कि एक बार आप लोग फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी नहीं प्रेस किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। और इससे पहले हमने आपको पेपर जो आपका 1 है शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, उसका पूरा एक पेपर हमने मॉडल पेपर सॉल्व करवा दिया है। आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। बचे हुए मॉडल पेपर आप खुद से सॉल्व करिए। मैम मॉडल पेपर कहाँ मिलेंगे? हमने कहा पीजी पॉइंट ऐप में रेफरल कोड डालिएगा, पीजी पॉइंट ऐप से आप ले सकते हैं मॉडल पेपर और वहीं से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समायोजन के अर्थ को स्पष्ट करिए। समायोजन का मतलब क्या होता है? हमने कहा समायोजन को कहते हैं भैया एडजस्टमेंट। क्या कहते हैं मैम? हमने कहा समायोजन को क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो इसका इंग्लिश रूपांतरण क्या होता है? एडजस्टमेंट। क्या होता है? एडजस्टमेंट, ठीक। अब समायोजन आपका 2 शब्दों से मिलकर के बना है। अर्थ की बात की गई तो सबसे पहले समायोजन आपका 2 शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन से मैम 2 शब्द? हमने कहा सम धन आयोजन। किससे मिलकर के बना है? सम और आयोजन नामक 2 शब्दों से मिलकर के बना है। सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है ना उसी के समान, या हम कह सकते हैं भली भांति। सम का मतलब क्या होता है? भली भांति, ठीक है। और आयोजन का क्या होता है मतलब, है ना? अब ये समझो, आयोजन का मतलब होता है व्यवस्था। कहते नहीं कि उनके यहाँ गए थे आयोजन बहुत बढ़िया था, तो आयोजन का अर्थ क्या होता है? व्यवस्था, ठीक। तो यानी कि भली भांति या अच्छी तरह से या समान रूप से, और आयोजन का मतलब होता है व्यवस्था या उचित तरीके से व्यवस्था करना। तो इस प्रकार से समायोजन का मतलब क्या हो जाएगा मैम? हमने कहा इस प्रकार से अगर समायोजन के शाब्दिक अर्थ की बात करोगे तो इसका मतलब हो जाएगा सुव्यवस्था। क्या हो जाएगा? सुव्यवस्था। या और मैम क्या मतलब हो जाएगा? हमने कहा और हो जाएगा
अच्छे तरीके से परिस्थितियों को अनुकूल बनाने की प्रक्रिया, जिससे कि कोई भी व्यक्ति आवश्यकताएं पूरी हो जाए और मानसिक द्वंद्व उसमें उत्पन्न ना हो पाए। समायोजन को सामंजस्य, व्यवस्थापन या अनुकूलन भी कहते हैं। समायोजन के अगर पर्यायवाची की बात करोगे तो इसको और क्या कहते हैं? इसको और कहते हैं सामंजस्य। क्या कहते हैं भैया? सामंजस्य। ठीक। और क्या कहते हैं? व्यवस्थापन। अगर कभी आपको ये शब्द दिखने को मिल जाए तो ये मत सोचना कि हाय कुछ नया पूछ लिया गया, या इसको हम लोग अनुकूलन भी कहते हैं ना, एडाप्टेशन, जिसको आपने पढ़ा होगा पक्षियों के विषय में यूज कहते हैं अनुकूलन। ये सब किसके हैं? समायोजन के ही, मतलब एक तरीके से पर्यायवाची हैं, आप इस तरीके से कह सकते हैं। अच्छा मैम, समायोजन का मतलब क्या होता है? हमने कहा एक बात बताएं, जब आप किसी के संग समायोजित महसूस करते हैं तभी आप उसको अपने मन की सब बातें बताते हैं। तो यानी कि हमारे अनुकूल यदि परिस्थितियां हैं तो ही हम उस जगह पे अपने आप को समायोजित महसूस कर पाएंगे और हम अपने चीज़ों को सामने वाले के समक्ष प्रस्तुत कर पाएंगे, उससे अपने जीवन यापन से संबंधित उससे क्वेश्चन कर पाएंगे और मानसिक रूप से स्वस्थ रह पाएंगे। लेकिन अगर हम सुसमायोजित नहीं है, वहाँ का उस वातावरण में हम समायोजन नहीं महसूस कर पा रहे हैं, तो हमारे मन में तनाव रहेगा, चिंता रहेगी, कुंठा रहेगी, है ना, हम लोग मानसिक तनाव से ग्रस्त रहेंगे। ठीक। तो वैसी परिस्थितियां जो होती तो उनको हम कहते हैं कुसमायोजित परिस्थितियां। तो स्किनर जो महोदय थे, अब जैसे आपने मान लो इतना लिख दिया समायोजन के अंतर्गत, फिर आप एक दो मनोवैज्ञानिक के अनुसार अपनी बात को लिख सकते हैं। जैसे स्किनर महोदय ने कहा था कि समायोजन को एक अधिगम प्रक्रिया माना है। किसने? स्किनर ने। वहीं पर जो आइजेनिक थे, इन्होंने कहा कि किन्हीं दो अवस्थाओं में सामंजस्य की स्थिति को हम क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको समायोजन का मतलब होप्स हो कि समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो एक बार फटाफट से लिख दो भैया यस मैम। और अगर अभी तक आपने, हम बार बार कह रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो 3rd सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उनके लिए हम प्रॉपर क्लास ले रहे हैं। बट आप लोगों की क्लास हम तभी लेंगे जब आप लोग अच्छे से इस चैनल को शेयर कर देंगे, है ना, क्योंकि 3rd सेमेस्टर वाले बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं पढ़ने में और हम चाहते हैं कि आप लोग भी उतना ही एक्टिव रहें। ऐसा नहीं है कि वो बच्चे हमसे 1st सेमेस्टर में नहीं थे, 1st सेमेस्टर से जुड़े हैं वो बच्चे सब हमसे, है ना। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा को स्पष्ट करिए। देखो, शिक्षा मनोविज्ञान के पीछे अगर आप पढ़ जाओ तो आप पूरा एक लॉन्ग आंसर लिख सकते हो, बहुत बड़ा वो भी। देखो, शिक्षा मनोविज्ञान अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, जिसको पूरा पढ़ना तो मान के चलो आप बीएड में पढ़ नहीं पाओगे, एकदम कैसा ना, समंदर भर में एक गिलास भर पढ़ पाओगे, इतना भी नहीं है आपके सिलेबस में, है ना। तो शिक्षा मनोविज्ञान की अगर हम बात करें, सबसे पहले अवधारणा की इन्होंने बात की गई है। तो शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा एवं मनोविज्ञान किससे मिलकर के बना है भैया? शिक्षा एवं मनोविज्ञान नामक दो अलग अलग विषयों का योग है ना। शिक्षा भैया एक अपने आप में बहुत गहरा अलग विषय है, एजुकेशन, और मनोविज्ञान अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, साइकोलॉजी जिसको आप कहते हैं, है ना। तो इसका हम शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें शिक्षा मनोविज्ञान की, तो इसका यहाँ पर शाब्दिक अर्थ क्या होता है भैया? शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। क्या होता है? शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का क्या है? सम्मिलित व वास्तविक अर्थ जानने के लिए शिक्षा एवं मनोविज्ञान को पहले हमें समझना होगा। अच्छा, सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान अगर समझना है तो उससे पहले हमको पहले शिक्षा पता होना चाहिए, हमें मनोविज्ञान पता होना चाहिए, तभी तो हमको उसकी अवधारणा स्पष्ट होगी ना। तो अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा आपका किससे मिलकर के बना है? शिक्षा शब्द जो है उसका अंग्रेजी रूपांतरण एजुकेशन होता है, मतलब इंग्लिश जो इसका मीनिंग होता है वो क्या होता है? एजुकेशन। और एजुकेशन जो है वो आपका लैटिन भाषा के एजुकेयर शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है सामने वाला। और वहीं अगर हम साइकोलॉजी की बात कर दें, मनोविज्ञान की बात कर दें, तो मनोविज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी आपका लैटिन भाषा के दो शब्द से मिलकर के कौन बना है? कौन कौन सा? साइकी, PSYCHE, और लोगोस से मिलकर के बना है। साइकी का अर्थ आत्मा होता है। क्या होता है? आत्मा होता है। और लोगोस का अर्थ क्या होता है? अध्ययन। यानी कि इससे हमें क्या पता चला कि आत्मा का विज्ञान। क्या पता चला? आत्मा का विज्ञान। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है ना। इस तरीके से आप लिख पाएंगे। उसके बाद में शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ किसके समय में हुआ था? तो प्लेटो के समय में माना जाता है। किसके समय में? प्लेटो के समय माना जाता है। रूसो के शिक्षा दर्शन ने शिक्षा मनोविज्ञान को आगे बढ़ाने पर बल दिया और मॉन्टेसरी ने
इस आंदोलन का स्वरूप दिया था। तो इस तरीके से शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई थी। और इसके अंतर्गत बच्चों को पढ़ाया क्या जाता है, या हम लोग किस चीज़ का नॉलेज लेते हैं मैम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत? हमने कहा कि इस शाखा में छात्रों की योग्यता, किसकी भैया? छात्रों की, यानी कि स्टूडेंट्स की, छात्रों की। अब ये चीज़ लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आप सुनिए केवल। छात्रों की योग्यता है ना, इनकी अभिक्षमता, इनके कौशल, यानी कि बच्चों के क्या स्किल्स हैं, इन पर जो है हम क्या करते हैं भैया? ज्ञान प्राप्त कर उनका निष्पादन का मूल्यांकन करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान बालक को सीखने की प्रक्रिया के दौरान आने वाले परेशानियों का हल प्रस्तुत करती है। बस यही एक मेन बात है। हमने कहा शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, तो आप कहेंगे कि मैम शिक्षा मनोविज्ञान बालक के सीखने की प्रक्रिया के दौरान, यानी कि जब भी बच्चा अपनी लर्निंग स्टेज में होता है ना, जब भी बच्चा अपनी लर्निंग स्टेज में होता है, तो उस दौरान जो परेशानियां आती हैं, उस दौरान जो भी परेशानियां आती हैं, उनका हल हम किसके माध्यम से करते हैं? तो उनका हल हम भैया किसके माध्यम से करते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से करते हैं। इतनी बात समझ में आई? बस अगर आप इतना भी लिख करके आ जाओगे ना, तो ये मान के चलिए आप एकदम सटीक आंसर लिख करके आ रहे हैं। ठीक, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अधिगम के नियमों, किसका भैया? अधिगम के नियमों का संक्षिप्त विवेचना कीजिए। चूंकि ये आंसर कैसा है आपका? शॉर्ट में है, इसलिए यहाँ पर संक्षिप्त पूछा गया है ना। अब अधिगम के नियम जब आप हमसे बुक में पढ़ेंगे ना, जब पूरी प्लेलिस्ट जिसने पढ़ी होगी उसको याद होंगे। अधिगम के नियम दो प्रकार के थे। कौन कौन से मैम? हमने कहा एक तो अधिगम के मुख्य नियम थे, और एक आपके कौन से थे भैया? गौड़ नियम थे। मुख्य नियम थे और गौड़। अब ये क्वेश्चन का आंसर वही बच्चा लिख पाएगा ना जिसको आता होगा, जिसने पढ़ा होगा। मैम अधिगम के मुख्य नियम क्या थे, अधिगम के गौड़ नियम क्या थे? हमने कहा अधिगम के मुख्य नियम तो 3 थे। अधिगम के मुख्य नियम तो 3 थे, और अधिगम के गौड़ नियम कितने थे? 5 थे। अब हमसे संक्षिप्त में पूछा तो हम इनका बस नाम और लिख देंगे। तो जिनको नहीं पता है वो एकदम एक बार सुन लें। देखिए, अगर मैं अधिगम के मुख्य नियम की बात करूं तो पहला आपका कौन सा था? पहला आपका था तत्परता का नियम। काहे का नियम भैया? तत्परता का नियम। यानी कि अगर आप किसी चीज़ को तत्पर होकर के सीखेंगे ना, तो वो चीज़ आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे, जिसको आप लॉ ऑफ रेडीनेस कहते हैं। दूसरा था अभ्यास का नियम, प्रैक्टिस जिसको आप कहते हैं ना, प्रॉपर प्रैक्टिस में एक समान परफेक्ट सुना होगा आपने। दूसरा था आपका अभ्यास का नियम। तीसरा कौन सा था मैम? हमने कहा तीसरा था आपका प्रभाव का नियम। आप कितने प्रभावी तरीके से चीज़ों को सीख पा रहे हैं। तो ये आपके जो अधिगम थे उसके मुख्य नियम हो गए। अधिगम के मुख्य नियम 3 थे। कौन कौन से? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। अगर मैं गौड़ नियमों की बात करूं तो सुनियो, बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति अथवा मनोवृत्ति का नियम, तत्वों की पूर्ण समर्थता का नियम, सादृश्यता द्वारा अनुक्रिया का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम। इस तरीके से आपका जो है क्या था भैया? अधिगम के नियमों को आप इस तरीके से सीख सकते हैं। अब अगर यही क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाएगा तो आपको प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद में क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर H कह रहा है कि बुद्धि को परिभाषित कीजिए और बुद्धि के स्वरूप की विस्तृत वर्णन कीजिए। देखो, बुद्धि को परिभाषित की अगर हम बात करें कि व्हाट इज इंटेलिजेंस, तो सबसे पहले बुद्धि एक क्या है? सामान्य शब्द है, जिसको हम कहते हैं ना, एक बहुत अलग अलग तरीके से प्रयोग कर रहा है। आपने ही सुना होगा अपने घर वालों के मुंह से, कहें वो बुद्धिक, बहुत विद्वान, बहुत तेज है उनकी बुद्धि। कहेंगे बुद्धि है, बुद्धि में गोबर पड़ा है क्या? ऐसे करके कह देंगे, कहें बुद्धि है कि नहीं, है ना। तो बहुत अलग अलग तरीकों से प्रयोग किया जाता है। तो कभी भी दो व्यक्तियों में एक समान बुद्धि नहीं होती है। कोई तीव्र बुद्धि का बालक होता है, कोई मंद बुद्धि का बालक होता है, कोई सुस्त बुद्धि वाला बालक होता है। किसी चीज़ को मतलब किसी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में किसी को बहुत टाइम लग जाता है, कोई बहुत कम समय में ढूंढ लेता है। तो किसी भी व्यक्ति को बुद्धिमान या बुद्धिहीन हम तब तक नहीं कह सकते हैं जब तक कि उसके व्यवहार में निहित बुद्धि के विभिन्न गुणों का हम परीक्षण ना कर लें। इस तरीके से हम बुद्धि को यहाँ पर परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था आपको मैं बता दूं, 1895 में। किसने किया था भैया?
1895 में बुद्धि शब्द का प्रयोग आपके हर्बर्ट स्पेंसर, नाम याद रख लीजिएगा, किसने किया था भैया? हर्बर्ट स्पेंसर। जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं की है उनको मैं बता दूं, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए, नहीं तो मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करती हूँ, फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी एग्जाम टाइम पे। अभी आपके पास समय है। सर्वप्रथम सन 1895 में हर्बर्ट स्पेंसर ने बुद्धि का प्रयोग किया था, है ना, बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। बुद्धि क्या है इस संबंध में उन्होंने मनोवैज्ञानिक में सदैव मतभेद भी रहे हैं, और इस मतभेद का अंत करने के लिए प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अनेक अवसरों पर एकमत हो भी चुके हैं। ठीक, और इस तरीके से अलग अलग लोगों ने बुद्धि को लेकर के अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। बुद्धि मापन की एक मापनी भी है ना। तो सबसे पहले अगर हम बुद्धि की डेफिनेशन की बात करें तो वुडवर्थ थे, इन्होंने कहा, देखो वुडवर्थ की क्या डेफिनेशन थी, परिभाषा कहा गया तो परिभाषित तो करना ही पड़ेगा, तो वुडवर्थ हेडिंग डाल दीजिएगा वुडवर्थ के अनुसार। तो वुडवर्थ ने अपनी डेफिनेशन सबसे छोटी दी थी, क्या कि बुद्धि जो है, क्या इन्होंने कहा कि बुद्धि जो है वो क्या है भैया? कार्य करने की एक विधि है। ये बात किसने कही? ये बात कही आपके वुडवर्थ ने। ठीक, टर्मन ने क्या कहा? टर्मन ने कहा कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। रॉस ने क्या कहा? रॉस ने कहा कि नवीन परिभाषा से चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। ठीक, तो इस प्रकार से इनकी डेफिनेशन जो है बुद्धि की आई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्यक्तित्व से आपका क्या अभिप्राय है? व्यक्तित्व का मतलब यहाँ पर भैया काहे से है? पर्सनैलिटी से, है ना। आप अच्छा आपने देखा होगा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस वगैरह भी चलती हैं, लेकिन यहाँ पर पर्सनालिटी का मतलब क्या है वो हम आपको आइए समझाते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि उससे होता क्या है कि लोगों तक चीज़ें पहुँच जाती हैं और बच्चे पढ़ लेते हैं। हो सकता है बहुत से ऐसे बच्चे जिनको पता ही ना हो कि यूट्यूब पर क्लासेस भी चल रही हैं, है ना, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे अभी आप लोग नए हैं तो आप लोगों तक इतनी सारी चीज़ें नहीं पहुँची होंगी। हालांकि थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों के तो मजे हैं, वो तो उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में भी अच्छे से पढ़ा, सेकंड भी अच्छे से पढ़ा, भगवान की दया से उनका थर्ड भी अच्छे से पूरा हो गया। अब ईश्वर की कृपा से फोर्थ भी अच्छे से हो जाए और वो लोग जॉब ले लें। फिर एक अलग ही होगा ना कि किसी प्लेटफॉर्म से अगर वो जॉब ले रहे हैं या उनको अगर उनकी जॉब को दिलाने में 1% का भी यदि योगदान इस चैनल का रहा है तो वो अपने आप में एक बहुत सराहनीय कार्य है और एक बहुत पुण्य का कार्य है ना। और मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं कि नहीं हमें ये दे दो वो दे दो, हम तो सिर्फ यहाँ पर एक कह सकते हैं अपने पैशन के लिए आपके समक्ष आते हैं, पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, व्यक्तित्व से आपका क्या अभिप्राय है? पर्सनैलिटी का मतलब आपका क्या है? तो सबसे पहले देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इसका क्या अभिप्राय है, इसकी क्या अवधारणा है, इसका क्या अर्थ है, तो हमेशा जो भी वो शब्द लिखा हो पहले तो उसका अंग्रेजी रूपांतरण लिखा करो। कि व्यक्तित्व शब्द, जैसे बुद्धि को हमने बताया कि इसका अंग्रेजी रूपांतरण इंटेलिजेंस है, ये फलाने भाषा के फलाने शब्द से मिलकर के बना है, ये तो आप याद ही रख लो। क्या आपको याद कर लेना है कि इसका अंग्रेजी का रूपांतरण ये होता है, ये फलानी भाषा से मिलकर के फलानी भाषा के इन 2 3 4 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जिसका अर्थ ये होता है, ये होता है, संपूर्ण रूप से इस शब्द का अर्थ ये होता है। मतलब इतनी चीज़ें तो आपको याद होनी ही चाहिए, चाहे इंटेलिजेंस हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे मनोविज्ञान हो, इन सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, है ना। तो देखो भैया, व्यक्तित्व से आपका क्या अभिप्राय है अगर आपसे ये पूछा जाए तो सामान्यतः व्यक्तित्व शब्द जो है वो उसका अंग्रेजी रूपांतरण अगर हम करें तो क्या है? पर्सनैलिटी शब्द से मिलकर के मतलब पर्सनैलिटी होता है। अब जो पर्सनैलिटी शब्द है, ये पर्सनैलिटी शब्द लैटिन शब्द के किस शब्द से मिलकर के बना है? तो ये लैटिन भाषा के परसोना से मिलकर के बना है। किससे भैया? परसोना से मिलकर के बना है। कौन सी भाषा? लैटिन भाषा के परसोना से मिलकर के बना हुआ है। परसोना का मतलब क्या होता है? परसोना का मतलब होता है नकाब। इसे ग्रीक नायक नाटक करते समय पहनते थे। प्रारंभ में व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के बाह्य रंग रूप से ही लगाया जाता था। मतलब शुरू में लोग को से पूछो पर्सनालिटी का मतलब, तो उनको लगता था कि यहाँ दिखने में सुंदर हो, हट्टा कट्टा हो, जिम में जाते हो, नस वस निकले हो, एक आधे बाइसेप ट्राइसेप दिखते हो, बस यही होगी पर्सनालिटी। नो, हियर इट डज नॉट। ये बहुत संकुचित रूप हो गया आपके पर्सनैलिटी का, व्यक्तित्व का, है ना। बाह्य रंग रूप से नहीं लगाना है, बल्कि आंतरिक रूप से, यानी कि आपके उठने का तरीका, बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, आप जब किसी के सामने अपने मत को रख रहे हैं तो कितने अच्छे तरीके से आप चीज़ों को प्रेजेंट कर पा रहे हैं ना। तो
ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण मिलते हैं जिनका बाह्य रंग रूप इतना आकर्षक नहीं होता है, लेकिन उनका व्यक्तित्व आकर्षक होता है। जैसे मैम हमने कहा, जैसे आप महात्मा गांधी को ले लीजिए, टैगोर को ले लीजिए, स्वामी विवेकानंद जी को ले लीजिए। आप कहते हो मैम महात्मा गांधी तो धोती कुर्ता पहनते हैं। हमने कहा ठीक है, धोती कुर्ता पहनते थे, दुबले पतले से इंसान थे, तो क्या उनका पर्सनैलिटी नहीं अच्छी थी? क्या उनका व्यक्तित्व नहीं अच्छा था? कितना अच्छा था, है ना। तो इस प्रकार मनोविज्ञान में व्यक्तित्व का अर्थ किससे होता है? व्यक्ति के रूप एवं गुणों की समष्टि है, यानी कि उसका जो रूप है और जो उसके आंतरिक गुण हैं, जो उसकी क्वालिटीज हैं, इन सब का क्या है? मिश्रण है। मनोविज्ञान में अगर हम साइकोलॉजी में व्यक्तित्व की बात करेंगे, आपके मनोविज्ञान में पर्सनालिटी की बात करेंगे, तो जो मनुष्य होता है उसके बाह्य वातावरण, मतलब उसके बाह्य आवरण और उसके आंतरिक तत्व दोनों का गतिशील मिश्रण है, जो कि पर्यावरण के प्रभाव में बराबर बदलता रहता है। ठीक, अब व्यक्तित्व से आपने जो भी मतलब था वो पढ़ लिया। इसी के गिलफोर्ड जो थे, आपके गिलफोर्ड मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा कि व्यक्तित्व क्या है। देखो हर इंसान अपने अपने हिसाब से परिभाषाओं को देता है, तो वैसे ही जो गिलफोर्ड थे, इन्होंने कहा कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। वहीं पर वैलेंटाइन महोदय थे, इन्होंने कहा कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का क्या है? योग है। ठीक, इस तरीके से अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपनी परिभाषाएं दी। अच्छा ठीक है, आपने यहाँ से सेक्शन ए के सारे शॉर्ट आंसर हमारे साथ में समझ लिए। देखिए बहुत से आपके थर्ड सेमेस्टर के सीनियर स्टूडेंट्स हैं, जो सीनियर आपके दीदी भैया लोग हैं, उन्होंने क्या किया है, जो पेपर मैंने यूट्यूब पे यहाँ पर जैसे हमने आपको बोल बोल के सॉल्व करवा दिया पूरा, इसी चीज़ को उन बच्चों ने एक पेन कॉपी उठाया है, उसमें प्रॉपर उन्होंने उस क्वेश्चन के आंसर्स को लिखा है और हमें उसकी पीडीएफ बना करके कहाँ भेजा है? पीजी पॉइंट ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर भेजा है, या उन बच्चों ने हमें उस पीडीएफ को क्या किया है, हमारी जो मेल आईडी है pg.100@gmail.com पे हमको मेल किया है ना। और उसमें उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी राइटिंग का प्रयोग किया है, या उनकी जहाँ जहाँ जो भी कुछ कमियां थी हमने उसको बता दिया है। तो हम यही चाहेंगे आप लोगों से, चूंकि आप लोग फ्रेशर्स हैं तो आप लोगों को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने दीदी भैया से मोटिवेशन लीजिए, अपनी लर्निंग को आगे बढ़ाइए, और आप भी हमें इस वाले पेपर जो हमने अभी आपको बोल के सॉल्व करवाया है, इसको प्रॉपर आप लिख करके अच्छे से प्रेजेंट करके हमें पीडीएफ फॉर्मेट में भेजिए, ताकि हम आपको देख पाएँ। अगर मान लो भैया आपका 80% बनने वाला हो सकता है हम आपको ऐसी कुछ टिप्स एंड टिप्स दे दें कि आपका वो 85% में परिवर्तित हो जाए, है ना। तो आप ये काम ज़रूर करिएगा, उससे आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाएगी और चीज़ों की समझ भी अच्छी हो जाएगी। सेक्शन बी में क्या है? दीर्घ उत्तरी है। 15 नंबर का आपका एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, उसकी प्रकृति, उसके क्षेत्र संबंध में अपने विचारों को व्यक्त करो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये वाला क्वेश्चन आता है तो आप आगे के क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही नहीं करोगे। हमने क्या कहा, मॉडल पेपर के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला आता है तो ठीक ही है, हाँ ये वाला आप लिख करके हमें भेज दो। लेकिन जो बचे हुए 3 क्वेश्चन है इनको आप स्किप नहीं करेंगे, हो सकता है आपके पेपर में ये वाला आ जाए, तो इसकी भी प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक, अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं, यानी कि मोटिवेशन से आप क्या समझते हैं। मेस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत के विषय में सविस्तार लिखिए। संवेगात्मक बुद्धि और बहुआयामी बुद्धि क्या है, बुद्धि के स्वरूप स्पष्ट करिए और बुद्धि लब्धि का सूत्र बताइए। बुद्धि लब्धि का सूत्र बताना है, आईक्यू का फॉर्मूला, ये क्या होता है बुद्धि लब्धि का सूत्र, इसको आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जिन बच्चों ने रोज क्लासेस ली उनको बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, फिर है सेक्शन सी दीर्घ उत्तरी प्रश्न, जिसमें से आपको एक करना होगा। आलपोर्ट के सीलगुड़ सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। मानसिक संघर्ष से आप क्या समझते हैं, मानसिक संघर्ष को दूर करने के तरीकों की व्याख्या कीजिए। सृजनात्मकता को परिभाषित कीजिए। सृजनात्मकता का मतलब होता है क्रिएटिविटी। क्या होता है भैया? क्रिएटिविटी। उसके बाद में क्या है, खेल विधि से आपका क्या अभिप्राय है। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये पूरा मॉडल पेपर होता है कंप्लीट। उसके आगे के अगर आपको ये जैसे कि मॉडल पेपर 2 और 3 है, इनको अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए ये जो मॉडल पेपर है, देखो प्रीवियस ईयर पेपर हम आपसे मना करेंगे मत सॉल्व करिएगा। मैम क्यों? हमने कहा कि प्रीवियस ईयर पेपर आप नहीं सॉल्व करेंगे। नो मीन्स नो। मैम ऐसा क्यों कह रही है? हमने कहा ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस NEP 2020 के अनुसार आपके कोर्स से बहुत सारे टॉपिक्स को हटाया गया है, तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आ पाएगा शायद कि ये हटाया गया, ये क्वेश्चन है कि अब नहीं है, ये है कि नहीं है। तो इसी वजह से हमने आपके लिए मॉडल पेपर को डिज़ाइन किया है। मॉडल पेपर जो है
उसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को रखा गया है, लेकिन उन क्वेश्चन को रखा गया है जो अब आपके सिलेबस में है उनको रखा गया है, और प्रैक्टिस के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी रखा गया है। तो इस वजह से मॉडल पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मॉडल पेपर लगा के जाएंगे तो एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम अलग होगा इन कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट्स। तो अगर आप भी लगाना चाहते हैं मॉडल पेपर तो अभी पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल करके रेफरल कोड में पीजी पॉइंट डाल करके ई नोट्स के सेक्शन में जा करके पे क्लिक करके वहीं पे पेमेंट हो जाएगा। इन केस कोई दिक्कत आती है अगर, तो आप हमें पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, आप हमें वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी, या pgpoint100@gmail.com पे हमें मेल भी कर सकते हैं अपनी बात। ठीक, तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। कैसा लगा सेशन कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलिएगा, फिर हम आपको आगे के भी पेपर करवा देंगे, है ना। अगर सेशन अच्छा लगा तो एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, और क्या करना है भैया, शेयर ज़रूर करना है। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास। अपना ध्यान रखिएगा।